नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे यमुनानगर से, जहां पर कस्बे छिछरौली में एक गांव में देर शाम को खेती में काम कर रहे मजदूरों पर कुछ बाइक सवारों ने हमला कर दिया है। यहां आपको बता दें कि इन मजदूरों पर बाइक सवारों ने फायरिंग की है, जिससे कि गन्ने की छुलाई कर रहे इन दो भाइयों की यहां पर ये शिकार हुए हैं इस गोलीबारी का। और इस दौरान एक भाई ने अस्पताल पहुंचने पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरा अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया गया। शुरुआती जांच में यह मामला जमीनी विवाद का दिखाई दे रहा है और इस विवाद के तार एक राजनेता से भी जुड़े हुए बताए गए। हालांकि शुरुआत में यह मामला जमीन से जुड़ा है, लेकिन गन्ने की कटाई और छिलाई के दौरान ये बाइक सवार अचानक से आए और उन्होंने दो युवकों पर गोली चला दी है। बताया जा रहा है कि अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन दो भाइयों पर ही गोली क्यों चलाई गई। फिलहाल ये बड़ा सवाल है और ऐसे में विधायक के बेटे का इसमें क्या रोल हो जाता है, वो भी अभी संदिग्ध भूमिका में है। और इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि एक भाई की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। खालिद जी, ये हादसा कब और कैसे हुआ? ये अब हुआ जी। मैं तो घर था जी। मेरी तबीयत आज खराब हो रही थी। मैंने फ़ोन किया इस पे, मैं कहा भाई गाँव में मौत हो गई, जल्दी आ जा। तो जी थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन चले गया, इनके पास फ़ोन चले गया अगर, क्योंकि केस का इसने करनैल सिंह ने गोली मार दी कहा। और वहाँ इस मेरे पड़ोस के लड़के भी आया, वहीं से वो भी आने वाली रही और ज़मीन के पीछे लड़ाई हुई। ज़मीन तो जी अंदाजी हमने पूरे थे ना, मालिकों की ज़मीन आई। देखो मारा मारा मार दिया जी बगैर बात। किसकी जमीन है ये मेरे भाई का मारी जी, प्रस्ताव गए जी। किसने मारी गोली? जर्नैल ने मारी जी, तिम्बो का जर्नैल है जी। आज तो आप उस समय काम कर रहे थे? आज गन्ना लाद रहा था जी मेरा, तो डैडी बता जी मेरे और भाई? जो वही मेरी उन्हीं के लो रहा था जी। आज तो कौन से गांव के रहने वाले हो आप? आपसपुर का रहने वाला जी। तो कितने फायर करे उन्होंने? दो करे जी, पहला मेरे पकड़िया जी, मैं तो भाग पड़िया जी। मेरे भाई पकड़िया जी, मैं तो भाग गया जी। ने बाइक सवार दो युवकों पर हमला बोल दिया है। लाठी डंडे से इनकी पिटाई की गई और लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही युवक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और परिजनों ने गोली मारने के बाद पिटाई का आरोप लगाया है। इसी दौरान रंजिश की भी खबर सामने आई है कि आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी गांव के दबंगों ने ही ये घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। देहूपुर थाना इलाके के खरवाई गांव का मामला है ये। पहले से लोग घर में लड़के बच्चे से बात हुई थी, थोड़ा घर पे रंजिश हो गई थी, तो वही विवाद हुआ था। वही विवाद लेके लोग चले आ रहे हैं अभी तक। किस बात को फर्जी हम लोग के ऊपर मुकदमा बनवाए थे 307 308 का, पैसा दे के थाने में मानधाता थाना तक था। मानधाता थाने से पैसा दे के फर्जी मुकदमा बनवाए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि शराबबंदी वाले बिहार राज्य में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। यहां आपको बता दें कि राज्य में हड़कंप मच गया है और मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 30 हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सारण जिले में संदिग्ध अवस्था में 23 लोगों की मौत की खबर सामने आई और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ते हुए अब 30 तक जा पहुंचा है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। बताया यह भी जा रहा है कि मशरक और सीमावर्ती ईसुआपार के ढोइला गांव में मंगलवार की देर रात को आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके बाद एक एक कर करीब 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी अन्य लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं। इस मुद्दे की तूल पकड़ने के बाद सियासत भी गर्मा गई है और इस मामले में राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि शराब की जो ये लोग बात कर रहे थे, शपथ तो इन लोगों ने भी ली थी और आज बीजेपी को जहरीली शराब से मौत नजर आ रही है। बीजेपी 10 साल से ज्यादा बिहार में काबिज थी, तो मौत उन्हें आज याद आ रही है। ऐसे में भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी जब सत्ता में थी तब कितने लोग मरे, तब उन्होंने चुप्पी ही क्यों साधी हुई थी। और अब यहां आपको यह बता दें कि डिप्टी सीएम ने इसके आगे कहा कि जनता के मुद्दे न उठाकर बीजेपी केवल हंगामा कर रही है और सब लोग जानते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार लोगों के लिए कितना काम कर रही है।
और अब खबर मैनपुरी से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल पहुंचे हैं। करहल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भाजपा सरकार पर उन्होंने इस बीच जमकर निशाना साधा है। निकाय चुनाव के लेकर सवाल जब उनसे किए गए आरक्षण को लेकर, तो उसके जवाब में अखिलेश ने कहा है कि आरक्षण में भेदभाव हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि अपने लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण में भेदभाव किया और कहा गया है कि नगर निकाय से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव और तमाम दिग्गज भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का ही भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहां भी छापा पड़ा है वहां भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई है। जिस तरह से निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने रोक लगाई, क्या लगता है कि आनंद फानंदी आरक्षण घोषित किया गया? आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला। और अयोध्या जिले के थाना तारुण के सोनेढाड़ के रहने वाले राजेंद्र कुमार निषाद बता दें कि आबकारी में संविदा पर वाहन चालक हैं, जो कि गांव के रहने वाले युवक के द्वारा आए दिन परेशान करने को लेकर आज अपने परिवार के साथ मिलकर अयोध्या में एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां पर आपको बता दें, इस पीड़ित परिवार ने पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर अपनी आपबीती सुनाई है। आते हैं थाना तारुण गयासपुर क्षेत्र है और हम इस मामले में आए, यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हैं। धर्मेंद्र नाम का आदमी है, धर्मेंद्र नाम निषाद, पिता का नाम शालिग्राम निषाद और हमारा नाम राजेंद्र कुमार है। हमारे खिलाफ वो एप्लीकेशन डालता रहता है फेसबुक आईडी व्हाट्सएप पर कि कहता है कि बच्चे से शराब बनवाते हो, महिलाओं से शराब बनवाते हो और हम आबकारी विभाग में गाड़ी चलाते हैं, अपना गाड़ी चला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं किसी तरह। और औरैया से खबर है, बता दें कि पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच एसओ टीम औरैया की तरफ से और थाना फफूंद पुलिस टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शासन द्वारा अपराध और अपराधियों पर नकल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती चारू निगम मैम, अपर पुलिस अधीक्षक शिषपाल सर के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एसओजी टीम और थाना फफूंद की टीम थी। इसने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 1 किलो चरस के साथ ही गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अभियुक्त है सोनू दिवाकर पुत्र हरिराम निवासी मोहल्ला कटरा हेमनाथ थाना फफूंद जनपद औरैया। दूसरा है सोमदेव उर्फ सोनू। तीसरा है प्रियांशु गौ। और आगरा के थाना मलपुरा के गांव अभयपुरा से आरपीएफ दरोगा और 2 सिपाही समेत 5 लोगों ने सोमवार की रात को 2 युवकों का अपहरण कर लिया है। रिश्ते में जीजा साले इकरार और काजिम के अपहरण के 2 घंटे बाद ही परिजन को व्हाट्सएप पर कॉल करके 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। रकम नहीं देने पर दोनों के साथ अनहोनी की धमकी दे दी गई है। अब आपको बताते चलें कि इस मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद इस पूरी घटना का भांडाफोड़ किया गया है। कल आए थे हम लोग छत्तीसगढ़ से 4 बजे, तो घर में खाना पीना खाए और रात में ये लोग आए 1 बजे घर पे करीब पहुंचे 1 बजे। फिर ये लेके हमें वहाँ से घर से चल दिए। पूरा घर का कपड़ा वपड़ा सब देख कर जो रूम कुछ नहीं मिला। फिर ये लोग हमको बिठा कर लेके आ गए तो इधर वो आगरा फोर्स वो है तो स्टेशन
उसके पास में एक चौकी टाइप बनी है, उसमें ये लोग हमें छोड़कर चले गए रात में। तो फिर ये लोग रात में डिमांड कर गए थे पैसे ऐसे की तो हमसे ये, तो ये आए फिर 11 बजे। कितने पैसे की डिमांड की? 4 लाख बोले थे इन्हें। 4 लाख। तुम क्या करते हो? सर मेरा कपड़े का काम है, फेरी वेरी करते हैं, लड़के रहते हैं। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में सर। अच्छा, यहाँ और घर यहाँ से मेरे चाचा का काम है कपड़े का। अच्छा। कमाल खां पे, वहाँ से मेरा कपड़ा जाता है सर। मैं कल आए थे हम लोग छत्तीसगढ़ से 4 बजे। तो कल दिनांक 12 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र मलपुरा में गांव अबुआपुरा में एक व्यक्ति के घर पे 4 लोग जो कि पुलिस के वर्दी में थे घर पे पहुंचते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और वहां उस घर में जो वादी है उसके भाई को और उसके एक रिलेशन में जो एक जीजा है, इन दोनों को उसको घर से वहां से किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद जो जिसको किडनैप किया उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं 1 घंटे बाद और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी तो जो जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया है उसके साथ अनहोनी कर देंगे। तो वहीं बिहार में जहरीली शराब के कारण छपरा और बेगूसराय जिले में कई लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को जमकर घेरा और विधानसभा में विपक्षी दलों के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में तमतमाए हुए नीतीश ने विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और इसी के बाद अब राजनीति भी वहां पर गर्मा गई है। बिहार के सारण यानी छपरा और बेगूसराय जिले की ये बात है जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और इसके बाद अब पटना में विपक्षी दलों ने सदन से लेकर सड़क तक शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों ने शराबबंदी और शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार को घेरा। हालांकि विपक्षी दलों के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गए और सदन में अपना आपा खोते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। प्रोसीडिंग से हटा देना ये कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से उत्तेजित होकर मेरे सदस्यों के साथ व्यवहार किए, इनको माफी मांगना चाहिए। माफी तुम मांगो, माफी और मांग लेना। गंदा काम कर रहे हो, हत्या फैला, लूट बलात्कार फैला रहे हैं पूरे बिहार के। और प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में करीब 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस रैली को देखते हुए पुलिस ने खासा इंतजाम भी किए और रैली का मुख्य उद्देश्य 8 जनवरी भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन के लिए सर्व समाज को आमंत्रित करना है। यहां पर आपको बता दें करीब 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा जाएगा और 8 जनवरी भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन से पहले करणी सेना ने एक बार फिर उज्जैन शहर में अपनी ताकत दिखाई है। दशहरा मैदान से निकलने वाली रैली को पहले प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी और इसके बाद सशर्त रैली निकालने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसके तहत भारी संख्या में करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं शहर में रैली लेकर निकले हैं। और जबलपुर से खबर है जहां पर शासन के द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर जगह जगह वेयरहाउस में धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था न होने के कारण हजारों क्विंटल धान वेयरहाउस में बाहर ही खुले में पड़ा हुआ है। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में ये अनाज है जो कि खुले में पड़ा है और कितनी बड़ी ये लापरवाही है कि किसानों के अनाज की बेकदरी हो रही है। वर्तमान में मौसम के खराब होने के कारण हजारों क्विंटल धान गीला हो सकता है।
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कई क्विंटल धान बर्बाद हो सकता है। ऐसे में इसका प्रत्यक्ष नजारा देखने को मिला है। और यह आपको ये बता दें कि ये जो स्थिति है वर्धमान वेयरहाउस की बताई जा रही है, जहां पर खुले में अनाज पड़ा है। मैंने अपनी स्लाइड 5 तारीख को बुक कराया हुआ था और 4 तारीख को मैं अपना माल लेके तिलहरी सोसाइटी वर्धमान स्टोरेज में पहुंच गया था। 5 तारीख से कल 12 तारीख तक ना मेरी तौल हुई है और 12 तारीख तक डेट भी निकल गई है। और हम अगर स्लाइड बुक कर रहे हैं तो वो 30 तारीख के बाद की डेट आ रही है और मौसम भी ऐसा ख़राब है, बहुत ज़्यादा किसानों के साथ समस्याएं आ रही हैं। कृपया निदान करें इस चीज़ का। अच्छा, अभी जो डेट आई है वो दूसरी स्लाइड की बुक कराए हैं आपने अभी? हाँ, अभी कैंसिल करा के दूसरी डेट बुक करा रहे हैं, तो 30 तारीख के बाद की आ रही, मतलब 15 दिन हमको इसी में परेशान होना पड़ेगा। 15 दिन ना हमारी तोलाई हो पाएगी ना हमारा वो हो पाएगा। वैसे भी हम 1 हफ्ते से यहाँ पड़े हुए हैं, मौसम भी इतना खराब है कि चिंताएं रात दिन की बनी हुई है। तो आपने संबंधित उनसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाएंगे। यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है। इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं, उसके कारण से काफी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1000 रुपया की गई है। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे। आज कैबिनेट में जो 1 लाख नौकरियों का तय किया था उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया। 29,000 हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस तरह से 53,000 उनके द्वारा है। अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें, जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, जिनकी भर्तियां होने वाली हैं, ऐसी 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है। 15 अगस्त तक। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।